चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस खेल में वॉक लाइन का उपयोग किया जाता है? अब ये खेल और खेल के अंदर यूज होने वाली टर्म्स का संबंध आप लोगों से पूछा जाता है। अगर आप में से कोई भी प्रो कबड्डी लीग के शौकीन होंगे तो आप लोगों को पता है जो ये दो पाले होते हैं, इन दो पालों में से मान लो कि इधर वाली टीम का प्लेयर इधर जा रहा है तो यहाँ पर एक लाइन होती है। ये वाला जो आदमी रेड करने गया है इसकी रेड तभी वैलिड मानी जाएगी जब इस वॉक लाइन को क्या करेगा, ये टच करेगा। तो इसको वॉक लाइन कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित हो गया? ये कबड्डी से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोशिका विभाजन के संदर्भ में लैप्टोटीन चरण में कौन सा गुणसूत्रीय व्यवहार होता है? बायोलॉजी का सवाल है। जो लैप्टोटीन स्टेज होती है उसको लेकर इन्होंने पूछा है सेल डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन सा क्रोमोसोमल बिहेवियर टेक्स प्लेस एट द लैप्टोटीन स्टेज। तो लैप्टोटीन स्टेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स होता है ना वो स्टार्ट होना शुरू कर देते हैं कंडेंस, और वो विजिबल होने शुरू हो जाते हैं माइक्रोस्कोप में। तो क्रोमोसोम्स बिगन टू कंडेंस वाला ये जो आपका ऑप्शन था ना ये आपका करेक्ट होता। तो ये जो स्टेज होती है ना ये आपका शुरुआती चरण होता है मियोसिस में। आपको मैं मियोसिस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली शिफ्ट्स के अंदर। तो ये मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज होता है उसका इनिशियल फेज होता है जिसको हम इस लैप्टोटीन स्टेज के रूप में देखते हैं, जहां पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो लॉन्ग होने अपीयर शुरू हो जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाता है। चलिए भाई, निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? देखो अलग अलग पर्सनालिटी के संबंधित स्पोर्ट्स एरियाज हमसे पूछे जाते हैं। आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है स्टैटिक फॉर्म में, तो बताइए कि फर्स्ट फीमेल कौन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का एक राउंड जीता था? तो फर्स्ट फीमेल जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का राउंड जीता था उसमें इन्हीं का नाम आता है निरुपमा संजीव का। तो ये टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा इनको। और ये जो माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया था ना ये 1998 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के अंदर इनके द्वारा जीता गया था। और भी कई सारे टेनिस टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला है लोक रंजन महोत्सव भारत के किस राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति का उत्सव है? लोक रंजन फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं कि ये सेलिब्रेट होता है द फोक एंड ट्राइबल कल्चर के अंदर कौन से भारतीय राज्य में? कई सारे राज्यों से संबंधित ऐसे फेस्टिवल्स जिनको लोक नृत्य या फिर लोक फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है, सवाल बनते हैं तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसे सवाल आपसे पूछा जाए लोक रंजन का संबंध आप मध्य प्रदेश से रखेंगे। यदि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित किया जाए तो उत्पाद पक्ष में कितने कार्बन डाइऑक्साइड और जल अणु होंगे? तो ये आपसे इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करवा रहे हैं। यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C1 है, तो आपको इन दोनों को करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं तो ये कार्बन के 2, यहाँ पर भी कार्बन के 2 बैलेंस हो गए। अब इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 2 4, इधर कितने हैं? 2 हैं, और इधर देखो आपका कितना है? 1 है। अगर इधर 2 है तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ऑक्सीजन के अंदर कुछ करके करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस ऑक्सीजन में 3 कर देता हूं। 3 क्यों? क्योंकि यहाँ के ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 1 7। इधर 7 हो गए ऑक्सीजन के, इधर कितने? 2 दूनी 4 और 1 5। तो मैं इधर क्या कर देता हूं, इधर भी 2 कर देता हूं। अब इधर 1 से तो काम चलेगा नहीं, मुझे 3 करना पड़ेगा। 3 और 4 7। आप देखो 7 7 हो गए। अब सारी चीजें बैलेंस हो गई हैं इसके अंदर। इधर 3 ऑक्सीजन के कर दिए, इधर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के कर दिए, और इधर 3 H2O के कर दिए। अभी बैलेंस हो चुकी है। तो इन्होंने पूछा है कि बताइए कि हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हो गए? 2। और वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए? 3। तो 2 3, ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया था ये करेक्ट हो जाता। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको दोनों साइड में जो आपके एटम्स होते हैं उनके नंबर्स को बैलेंस करना होता है। ठीक है, करा होगा आपने अपनी 10वीं क्लास के अंदर। 1987 में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पुरस्कार किस पार्श्व गायिका को सम्मानित किया गया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पुरस्कार 1987 में किसको दिया गया था? तो देखो इसमें आपको आशा भोसले जी को याद रखना है। ठीक है, एक रेनाउंड प्लेबैक सिंगर है हमारे देश की, जिनको इनकी वर्सेटाइल वॉइस और एक्सटेंसिव कैरियर को लेकर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर जाना जाता है। ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर नाइटिंगेल ऑफ एशिया का ये जो अवार्ड है 1987 का वो इन्हें दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन से नए विभाग की स्थापना करी थी? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा एक नए मंत्रालय और एक मिनिस्ट्री को शुरू किया गया था, जिसको कहा गया था दीवान आमिर कोही, जो कि किससे संबंधित था? आपका एग्रीकल्चर से संबंधित था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के डेवलपमेंट, उनके मैनेजमेंट को लेकर इस मिनिस्ट्री को इन्होंने शुरू किया था। ओके, किसने किया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, वो भी याद रखिएगा। भाई यहाँ पर आपसे कुछ सामाजिक सुधार संगठन दिए गए हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं। इनका आप लोगों को क्या करना है? मैचिंग करना है। बहुत ही आसान सवाल है। आप में से अगर कोई भी मेरे इस यूट्यूब पर चलने वाली ल्यूसेंट जी के कवरेज की सीरीज को फॉलो कर रहा है तो आप लोगों के लिए सवाल बहुत ही आसान है। पहला इन्होंने पूछा है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में हम किसका जिक्र करते हैं? राजा राम मोहन रॉय जी का करते हैं। और ये कब करा था इन्होंने? 1828 में किया था। रामकृष्ण मिशन भी एक आसान सवाल है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये 1897 में स्थापित करा गया था। प्रार्थना समाज भी आपका इजी है। ये आत्माराम पंडुरंग जी के द्वारा स्थापित करा गया था। कब? 1867 में। और आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में स्थापित करा गया था। तो कर लेना इनको मैच। बहुत ही आसान सवाल मैं इसको कहूंगा, अगर कोई मेरी ल्यूसेंट जी के सीरीज के कवरेज को फॉलो कर रहा है। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में कितनी बार धान की फसल उगाई जाती है? यानी कि राइस क्रॉप्स को एक साल में कितनी बार उगाया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर? राइस मेजर फसल है वेस्ट बंगाल की, और इसको साल में 3 बार कल्टीवेट करा जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये जो 3 राइस की क्रॉप्स को ये साल में यूज कर रहे हैं ना, उनका भी अलग अलग नाम है। उनको अस के नाम से जाना जाता है, एक को अमन कहा जाता है और एक को बोरो कहा जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो जो ये ओस वाली राइस है, इसको ये उगाते हैं जो प्री मानसून सीजन होता है, यानी कि मार्च अप्रैल में इसको ओस को ये उगाते हैं और हार्वेस्ट करते हैं इसको जून जुलाई में, ओस वाली फसल को। ये जो अमन वाली राइस की फसल है, इसको ये उगाते हैं जून जुलाई में और इसको हार्वेस्ट करते हैं विंटर सीजन में, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। और ये जो बोरो वाली फसल है, इसको ये दिसंबर जनवरी में उगाते हैं और इसको हार्वेस्ट करते हैं ये समर वाले सीजन में, जब अप्रैल मई वाला सीजन चल रहा होता है। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करते हैं? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख करते हैं ना। तो ये क्या है? जो भारतीय सरकारें लॉज वगैरह फ्रेम करती हैं, उनको लेकर ही सिद्धांत हैं, गाइडलाइंस हैं कि भाई इसका उद्देश्य ये है कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए, सिटीजन्स के भले के लिए आपको इन इन प्रोविजंस को अपने दिमाग में रखकर पॉलिसीज को बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से सेक्टर के अंदर होती है? पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब जो लोग होते हैं ना, वो बेरोजगार होते हैं किसी भी साल के एक सर्टेन टाइम पर, किसी सर्टेन टाइम पर, क्योंकि उस समय पे उस सीजन का नेचर नहीं है वहां पर। और इसका जो कॉमन सेक्टर आप देखेंगे वो एग्रीकल्चर है, जो कि इन्होंने विकल्प नंबर ए में आपको दिया है। भाई नहीं है जरूरत लोगों के एम्प्लॉयमेंट की, टूरिज्म है। टूरिज्म में भी सीजन होता है कि भाई जब टूरिस्ट आते हैं तभी इनका काम चलता है। कंस्ट्रक्शन भी ऐसे ही है, तो इसमें एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। पद्म भूषण से सम्मानित अरविंद पारेख निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अब देखो, हर साल आपको पद्म अवार्ड्स के अवार्ड ही देखने के लिए मिलते हैं, उनका संबंध वो किस लैंग्वेज से संबंधित है। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को अवार्ड दिया जा रहा है तो वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनसे उनका संबंध है? तो ये सितार से संबंधित है। ठीक है, नाम क्या है? अरविंद पारेख। कल को इसको घुमाकर पूछ लेंगे कि सितार का संबंध दिए गए 4 विकल्प में से चुनिए, तो आपको अरविंद पारेख का नाम याद रखना है। ठीक है, कुकी डांस एक फोक डांस है भारत का, जिसको प्रीडोमेंटली परफॉर्म करा जाता है कौन से राज्य में? यार कुकी ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा। तो कुकी ट्राइब प्राइमरली आपकी कहाँ रिसाइड करती है? नागालैंड में रिसाइड करती है। याद रखिएगा, एक डांस फॉर्म है, कम्युनल सेलिब्रेशन है इनका, जिसको कुकी डांस के नाम से जाना जाता है। ओके, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? यार ये जो हम अर्थ की अलग अलग प्रकार की स्फीयर्स के बारे में बात करते हैं, तो अर्थ का, अब इसको लेकर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसान है। अगला,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसको सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के कार्यभार वाले प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जब कभी भी बात हो तो ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास करा गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। इसमें इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी थी, केंद्र सरकार को पावर दी थी कि भाई एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए आप अपने हिसाब से अपनी अथॉरिटीज पर्पस के हिसाब से स्थापित कर सकते हैं और अथॉरिटीज को आप निर्देश दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, ठीक है। भारत में 1857 की क्रांति मई में निम्नलिखित में से किस छावनी में शुरू हुई थी? देखो इन्होंने मई के अंदर पूछा है। 1857 की क्रांति एक अचानक से इवेंट नहीं था, वो अलग अलग पोर्शन में शुरू हुए छोटे छोटे विद्रोहों का एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात होती है तो हम इस 1857 की क्रांति की बात करते हैं। इसमें आपको मेरठ याद रखना है, जब मई के अंदर यहां पर एक छावनी क्या करती है, विद्रोह करती है। 10 मई का दिन था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, वो यहाँ पर रिवोल्ट कर देता है। निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 जीता? भाई ये करंट अफेयर रिलेटेड सवाल है। 2022 के अंदर पीवी सिंधु के द्वारा इस खिताब को जीता गया था, सिंगापुर ओपन को जीता गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का संबंधित भाग कौन सा है। पार्ट 5, पार्ट 5 जिसका नाम क्या है, टाइटल क्या है, द यूनियन। इसी में सारे के सारे आते हैं ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, तो सारे के सारे इसमें है। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 में जो आपके आर्टिकल है वो 51 से लेकर 151 तक आपके आते हैं, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है। अब स्पेसिफिकली अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर आपका आर्टिकल कौन सा कवर करेगा, तो इसमें आपके आर्टिकल नंबर 63 से लेकर आर्टिकल नंबर 71 कवर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित। कैसे होगा, उनकी क्वालिफिकेशंस, ऑफिस रिलेटेड बातें, ये सब चीजें। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? यार इंपॉर्टेंट नदियों की सहायक नदियों के नाम आप लोगों से पूछे जाते रहते हैं। गंडक नदी को लेकर पूछा है तो हमारी प्यारी गंगा माता की सहायक नदी है गंडक रिवर। आपसे पूछा जाएगा कि गंडक रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तो नेपाल के हिमालय से इनका ओरिजिनेशन होता है। फिर ये भारत का जो बिहार राज्य है वहां से होकर गुजरकर उत्तर प्रदेश में आकर ज्वाइन करती है, ठीक है। अच्छा, इसको लेकर एक और सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि नेपाल के अंदर इनको किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा नारायणी रिवर के नाम से इनको नेपाल में जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने वातापी या फिर बादामी पर अधिकार किया और चालुक्यों को पराजित किया? यार जब हम कभी भी बादामी और चालुक्यास को डिफीट होने वाले इस इवेंट का जिक्र करते हैं जो कि पल्लवास के द्वारा करा गया था, तो इसमें आपको नरसिम्हम वर्मन वन का नाम याद रखना होता है। इनको नरसिम्हम वर्मन एक और नाम से जाना जाता था, महामल्ला के नाम से, नरसिम्हम महामल्ला। तो फेमस पल्लवा किंग थे। 630 एडी से लेकर 668 तक इनका रूल रहता है। चालुक्य किंग, कौन से चालुक्य किंग को हराया गया था? पुलकेशिन सेकंड को हराया गया था, और इसी के बाद फिर वतापी यानी कि जो बादामी है उसको कैप्चर कर लिया गया था, इसलिए इनको वतापी कोंडा का टाइटल भी दिया गया था, ठीक है। अगला है माइक्रो फाइनेंसिंग शब्द का पहली बार उपयोग 1970 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विकास के दौरान किया गया था, जिसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? मोहम्मद यूनुस का नाम सुन रहे हो आप आजकल, जो कि आजकल बांग्लादेश का सारा कामकाज संभाल रहा है और इंडिया का मूड भी खराब कर रहा है। इस आदमी को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है शांति को लेकर, ठीक है। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जीत चुका है ये आदमी 2006 में, लेकिन ये अब भारत का सिरदर्द बन चुका है। तो माइक्रो फाइनेंसिंग को लेकर ये आदमी जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट आपको बताना है इन चार में से, तो एक एक करके सारे देखेंगे। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, बिल्कुल ठीक है, हमें नॉट करेक्ट बताना है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, बिल्कुल ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, भाई यही गलत कर दिया इन्होंने, तीसरा गलत हो जाता है इसमें आपका, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है?
स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित आर्टिकल और भाग आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताना है जो कि डील करता है। पार्ट नंबर 6 करता है और इसमें आर्टिकल 168 से 212 है। ये पहला वाला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट इन्होंने दे दिया तो पार्ट तो आपके लिए और ज्यादा आसान कर देता है चीजें। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नर होगा, 2 हाउसेज होंगे, जैसा भी केस है कि उसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों है या नहीं है। ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन वगैरह। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य क्या है? यानी कि इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर, इन 4 में से आपको चुनना है। इसका उपयोग कृषि में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादों को लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है? नहीं। सब्सिडीज का इस्तेमाल इसलिए थोड़ा ना करा जा सकता है कि भाई उसमें बेनिफिट मिलेगा आपको कैपिटल ग्रुप के प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स को। दूसरा है इसका उपयोग मुख्य रूप से अमीर किसानों को? नहीं। यह सेवा क्षेत्र में सरकारी व्यय का हिस्सा है? नहीं। यह उन्नत प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने के लिए उत्पादन लागत कम करने के लिए प्रोत्साहन है, यानी कि एक इंसेंटिव है जो कि प्रोवाइड करता है बेनिफिट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और डिक्रीज करता है प्रोडक्शन की कॉस्ट को। ये चौथा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्तनधारियों और पक्षियों दोनों की है? पिगमेंटेड स्किन? जी नहीं। न्यूमेटिक बोन्स? जी नहीं। वार्म ब्लडेड? दोनों की ही तो खासियत होती है ना, ये दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं। मतलब इसका ये है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है।